अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी में जारी जेनोसाइड और क़त्ल-ए-आम को 690 दिन आज पूरे हो चुके हैं और इस मौका पर पूरे इसराइल में तारीख़ का सबसे बड़ा एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहा है। और इसराइल में प्रोटेस्ट होने की वजह यह है कि हमास के हाथों में जो होस्टेज हैं, जो कैदी हैं, उनके कैदी होने को, उनकी गिरफ्तारी को भी 690 दिन पूरे हो चुके हैं और इसराइली अवाम अब सड़कों पर उतर कर कह रही है मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हर हाल में बेंजामिन नेतन्याहू को, इसराइल की सरकार को हमास के साथ समझौता करना होगा, होस्टेज को निकालना ही होगा, मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसराइल में लगातार एहतजाज किए जा रहे हैं, लेकिन आज मंगल 26 अगस्त को तारीख़ का सबसे बड़ा एहतजाज हो रहा है, क्योंकि इस एहतजाज में इसराइल के तमाम रेलवे स्टेशन को एक तरह से बंद कर दिया गया, जंक्शन को बंद कर दिया गया, हाईवेज़ को बंद कर दिया गया, तमाम सड़कों का राब्ता एक जगह से दूसरी जगह जो जाने वाला था उसको एक दूसरे से कट कर दिया गया, रोक दिया गया। और एहतजाज इसलिए भी अहम है क्योंकि आज के एहतजाज के लिए जो प्रोटेस्टर है, जो इजरायली अवाम है, उन्होंने पब्लिक में कोई कॉल नहीं दिया था। अब तक ऐसा हो रहा था कि इजरायली अवाम की तरफ से या जो मिसिंग और होस्टेज फैमिलीज़ के लिए जो फॉर्म्स और ग्रुप बने हुए हैं उन सब की तरफ से पहले नोटिस दिया जाता था, पहले एहतजाज की कॉल दी जाती थी, पब्लिक गैदर होती थी और उसके बाद एहतजाज होता था। और उमूमन ये लोग सैटरडे और संडे को एहतजाज करते रहे हैं, लेकिन आज मंगल को इन लोगों ने बग़ैर किसी प्रीवियस कॉल के, बग़ैर किसी नोटिस के ही अचानक एहतजाज किया। दरअसल इन लोगों ने चुपके से पूरी प्लानिंग की थी, प्रशासन को, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ भी पता नहीं चल सका और उसके बाद ये लोग अमेरिकी सफारत खाना के बाहर आकर एहतजाज करते हैं जो तिल अबीब में है। उसके अलावा इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर जाकर एहतजाज करते हैं। जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं उन सब के घरों को इन लोगों ने घेर लिया, आर्मी चीफ के घर के बाहर एहतजाज किया, IDF के हेडक्वार्टर के बाहर इनका एहतजाज है और जगह जगह इन लोगों ने रास्ते में गाड़ियों को जलाया है, पत्थरबाजी भी हुई है, पुलिस पर इन लोगों ने अटैक भी किया है, पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया है, पुलिस ने भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, आंसू गैस के गोले दागे हैं। लेकिन जो प्रोटेस्टर हैं वो साफ कह रहे हैं कि जो इजरायली सरकार है वो सरकार सिर्फ वक्त को बर्बाद कर रही है, टाइम को ज़ाया कर रही है। 690 दिन हमने इंतज़ार कर लिया, मज़ीद इंतज़ार करने की सलाहियत नहीं बची है, हौसला नहीं रह गया, क्योंकि हमारी आर्मी के पास, हमारी सरकार के पास अब ये सलाहियत और ताकत नहीं है कि वो हमास से लड़ सके और अपने दम पर हमारे होस्टेज को आज़ाद करा सके। टाइम्स ऑफ इसराइल ने कुछ वीडियोस को शाये किया है, कुछ खबरें सामने हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर है उन्होंने जगह जगह मुजाहरा भी किया और कुछ जगहों पर जो कैदी हैं उनकी तस्वीरें दिखाई गई और उनके सामने खाली प्लेट रखी हुई थी, उनको कुर्सी पर बैठाया गया था और ये दिखाया जा रहा था कि खाने के लिए कुछ भी होस्टेज के पास नहीं बचा है, भूख से उनकी जान जा सकती है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें भी दिखाई गई, इस तरह का शो किया गया ताकि दबाव बने। प्रोटेस्टर ने तकरीर करते हुए साफ लफ्ज़ों में कहा कि इसराइल की 80% अवाम जंग बंदी चाहती है, सीज़ फायर के हक़ में है, लेकिन सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू ये चाह नहीं रहा है। सरकार चाहती है कि जंग आगे जारी रहे, लेकिन हमारी सरकार के पास जंग लड़ने की सलाहियत और ताकत नहीं है, हमारी मज़ीद बदनामी, ज़िल्लत और रुसवाई हो रही है। जो कुछ प्रोटेस्टर ने आज कहा है उनमें से कुछ को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जैसे एनाव ज़ंगावकर है जो कैदी है, जो हमास की कैद में है, उसकी माँ ने आज एहतजाज में शिरकत की और उसने कहा 690 दिनों की जंग बगैर किसी वाज़े मकसद के गुजर चुकी है और ये वाज़े है कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू सिर्फ एक चीज़ से डरता है और वो है पब्लिक का प्रेशर, अवामी दबाव। उसने आगे कहा हुकूमत ने कैद से बचने वालों और होस्टेज के ख़ानदानों पर हमला किया ताकि उन्हें खामोश किया जा सके। हमारा मुल्क अजीम है लेकिन हुकूमत नहीं है, हमारी ताकत के ज़रिए हम एक जामे एग्रीमेंट और मुआहदा ही जंग का ख़ात्मा ला सकते हैं। हुकूमत ने होस्टेज को छोड़ दिया है, हुकूमत को होस्टेज और कैदियों की कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन हमारी कौम हमारे साथ है और हम उन्हें हमास की कैद से वापस लाएंगे। एतरक हॉर्न है, ये कैदी है हमास के पास से, इसके वालिद ने एहतजाज में ये तकरीर की और कहा ये सरकार होस्टेज की रिहाई के माहदे को एक बार फिर जानबूझकर रोक रही है, टाल मटोल कर रही है। ये हुकूमत अपने शहरियों की फ़िक्र नहीं करती है। शहरियों की ज़िंदगी बचाने के लिए हुकूमत
लगातार लापरवाही दिखा रही है, बुनियादी उसूलों से समझौता कर रही है। वज़ीर आज़म के सामने जब एग्रीमेंट दस्तखत के लिए मौजूद है, उस वक्त फिर गज़ा पर कब्ज़े का मंसूबा बनाना और इस जंग को आगे ले जाना सरासर बेवकूफ़ी है और इस बात को बताता है कि जो होस्टेज हमास की क़ैद में है उन शहरियों की इजराइल की सरकार को कोई फ़िक्र नहीं है। इसी तरह एक और होस्टेज है यहूदा कोहिन। उसके वालिद ने आज पब्लिक में आकर के कहा, इसराइल की आवाम होस्टेज के साथ खड़ी है। अवामी राय भी यही है। 80% से ज़्यादा इसराइली जंग के ख़ात्मे और होस्टेज की रिहाई के हक़ में हैं। मेरा बेटा नमरूद एक ख़राब टैंक से अगवा किया गया। दिखाए जाने वाली वीडियोज़ ने हुकूमत इसराइल और फ़ौज की लापरवाही को बेनकाब कर दिया है। जंग को आज 690 दिन पूरे हो चुके हैं और हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत हर हाल में एग्रीमेंट करे, मुआहदा करे, हमास की बातों को माने और तमाम होस्टेज को रिहा करके लाए। एक और कैदी है अलान वाहिल, उसके वालिद है कोही ओहिल। उन्होंने कहा अलान को वापस लाना होगा, वो ज़ख्मी है, तकरीबन 2 साल से बदतरीन हालत में है और उसके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा है। ये मोजज़ा है कि वो ज़िंदा बचा हुआ है, वो मजबूत है, उसे अपने मुल्क पर यकीन है और वो जानता है कि इसराइल उसे बचाएगा और अब इसराइल की सरकार को उससे बचाना ही होगा। मुआहदा इसराइल की मेज़ पर है और वक्त आ गया है कि इसराइल इस मुआहदा पर अमल करे। उसके अलावा एक और होस्टेज है कार्मिल गेट, जिसके वालिद शाली डिकमन ने कहा कि 2 यरगमालियों के माहदे जिनके तहत 200 अफराद वापस आए सिर्फ अवामी दबाव की वजह से मुमकिन हो सका। अगर लाखों लोग सड़कों पर ना निकले होते तो पिछले दिनों में भी किसी तरह का कोई माहदा ना हो पाता। इसलिए इसराइली अवाम की जिम्मेदारी है कि वो लाखों की तादाद में सड़कों पर निकले, नेतन्याहू पर इसी तरह दबाव बनाए ताकि माहदे पर मजबूर हो सके। तो इस तरह के जो बयानात है लगातार होस्टेज की फैमिलीज़ की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से सामने आ रहे हैं। अपोजिशन भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है और कल की रिपोर्ट में मैंने बताया था कि इसराइल का आर्मी चीफ अयाल ज़ामीर भी अपनी सरकार को यही कह रहा है कि हमास के साथ मुआहदा करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मुआहदा हुकूमत की मेज़ पर रखा हुआ है और बेंजामिन नेतन्याहू की जिम्मेदारी है उस मुआहदे पर साइन करना। अगर हमने पूरा गज़ा का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, अपनी आर्मी की कार्रवाई को, ऑपरेशन को गज़ा पट्टी में और आगे बढ़ा दिया, तो फिर जो होस्टेज 20-22 ज़िंदा बचे हुए हैं, IDF की रिपोर्ट के मुताबिक वो तमाम भी ज़िंदा नहीं बच पाएंगे। हर एक की मौत ही इसराइल में आएगी। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी यही है कि वो मुआहदे पर राजी हो जाए। जो मुआहदा हमास ने मंजूर कर लिया है उसको इसराइल भी मान ले और इसराइल लगातार इसको आगे बढ़ा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल OIC जो 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम है, उसके वज़राए ख़ारजा का जद्दा में इजलास हुआ और उस इजलास के बाद तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सफारतकारी के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए जो कोशिशें होनी थी वो कोशिश हो चुकी। हम लगातार जिद्दोजहद कर चुके हैं लेकिन बातचीत को इजराइल नहीं मान रहा है। सफारतकारी की कोशिशों को इजराइल लगातार नज़रअंदाज और रिजेक्ट कर रहा है और अब वक्त आ गया है आर्मी के ऑपरेशन का। बाज़ाब्ता गज़ा पट्टी को बचाने के लिए जंगी मैदान में उतरने का और अस्करी तौर पर सपोर्ट करने का तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर का बयान सामने आया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि जो सीज़ फायर की बातचीत हो रही है कि इसराइल और हमास के दरमियान सीज़ फायर के लिए मुज़ाकरात जारी है, जंगबंदी के लिए डायलॉग जारी है, ये दरअसल वक्त हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इजराइल टाल मटोल कर रहा है, लगातार इसराइल इसको बढ़ाता जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को लगता है कि शायद अब उसकी एजेंसीज और IDF हमास के ठिकानों को तलाश कर लेगी, होस्टेज के ठिकानों तक पहुंच जाएगी और डील के बगैर ही होस्टेज को वो आज़ाद करा लेगा। तो इस तरफ वक्त ज़ाय करने की, टाल मटोल करने की कोशिश है और अब तक इजराइल ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी डील पर राज़ी होने के लिए तैयार नहीं है और अब आखिरी ऑप्शन बचा है अस्करी कार्रवाई का, आर्मी ऑपरेशन का, मिलिट्री ऑपरेशन का। लेकिन क्या तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर का ये जो बयान है सिर्फ बयान रहेगा या कोई अमली कार्रवाई की जाएगी? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई अमली कार्रवाई की जा सकती है। मुस्लिम देशों की तरफ से किसी भी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है इसराइल के ख़िलाफ़ गज़ा
غزہ پٹی کی حمایت میں، فلسطین کی حمایت میں۔ دوسری طرف فلسطین کی تنظیموں نے اور خاص طور پر حماس نے واضح لفظوں میں ایک بار پھر کہا کہ وہ سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے تیار ہے، اس نے معاہدے کو منظور کر لیا ہے اور ذمہ داری ہے بنجامن نتنیاہو کی کہ وہ اس معاہدہ کو منظور کرے۔ کل اسرائیل کی طرف سے ایک دعویٰ یہ بھی سامنے آیا تھا کہ آئندہ سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے جو بات چیت ہوگی تو بات چیت قطر یا ایجپٹ میں نہیں ہوگی، بلکہ وہ بات چیت ہوگی متحدہ عرب امارات میں یا پھر وہ بات چیت ہوگی یورپ کے کسی ملک میں، اور حماس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات پر حماس کو اس لیے بھی بھروسہ نہیں کیونکہ یو ای کا اسرائیل کے ساتھ مضبوط سفارتی رشتہ ہے اور یو ای نے پہلے بھی حماس کی جاسوسی کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں یو ای سے ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے غزہ پٹی میں امدادی سامان لے کر فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے، لیکن دراصل یو ای کا وہ ڈیلیگیشن جاسوسی کر رہا تھا، حماس کے لوکیشن اور ٹھکانوں تک پہنچنے کی وہ پلاننگ کر رہا تھا۔ ہوسٹیج کو کہاں رکھا گیا ہے وہ لوکیشن جاننے کا ایجنڈا تھا یو ای سے گئے وفد کا، جو دراصل اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اس لیے حماس نے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں جو بات چیت ہو رہی ہے اسی بات چیت کو آگے بڑھایا جائے گا۔ حماس یورپ کے کسی ملک میں بات چیت ہو یا یو ای میں بات چیت ہو، اس کے لیے حماس راضی نہیں ہے۔ ادھر ریزسٹنس بھی لگاتار جاری ہے اور آج بھی کئی خبریں سامنے آئی جہاں مختلف علاقوں میں، خان یونس میں، جبالیہ میں، رفح میں، حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے، القدس بریگیڈ نے اور دوسرے ریزسٹنس گروپ نے اسرائیلی آرمی پر حملہ کیا ہے، اسرائیل کے مرکبہ ٹینکوں پر حملہ کیا ہے، بلڈوزر D9 پر حملہ کیا ہے۔ کئی جگہ آرمی کو ان لوگوں نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے، تو ریزسٹنس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ادھر کل خان یونس کے نصیر ہسپتال پر اسرائیل نے جو حملہ کیا اور اس میں 6 صحافیوں کو شہید کر دیا، تو پوری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اس واقعے کی مذمت کی، فرانس نے مذمت کی، اسپین نے مذمت کی، OIC نے مذمت کی، پوری دنیا سے اس کی مذمت کی جا رہی ہے کیونکہ ایک ساتھ 6 صحافیوں کو شہید کر دیا، اور جن 6 صحافیوں کو اسرائیل نے شہید کر دیا حملہ کر کے، ان میں مریم ابو دقہ بھی شامل ہے جو خاتون جرنلسٹ ہے، AP کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور فری لانس بھی وہ جرنلسٹ کر رہی تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا اور اپنے بیٹے کو انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے وصیت کر دی تھی۔ لیکن کس طرح اسرائیل نے صحافیوں کا قتل کیا ہے، بے دردی سے مارا ہے، وہ اپنے آپ میں شرمناک ہے، اور اب پوری دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے اسرائیل کو روکنا، اس کے جینوسائیڈ سے غزہ پٹی کو بچانا۔ مسلم ممالک نے مضبوطی کے ساتھ آواز تو بلند کی ہے، لیکن یہ آواز اور بلند ہو پائے گی اس کے امکانات فی الحال نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے غزہ پٹی کے لیے، فلسطین کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ غزہ پٹی کی جو سچویشن اور صورتحال ہے بہت زیادہ ابتر ہو چکی ہے۔ وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے اور اب بھوک سے وہاں لوگوں کی موت ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے۔ یہاں اسکرین پر ایک QR کوڈ دکھ رہا ہے آپ کو، اس کو آپ اسکین کیجئے، اس کا اسکرین شاٹ لے کر کے، یا ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ جیسے آپ کلک کریں گے ملت ٹائمز کی ویب سائٹ کے پیج کھلے گا جہاں ہمارا ممبرشپ کا پلان موجود ہے۔ 99 روپے کا ہے، 500 کا ہے، دوسرے پلان موجود ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک پلان آپ لے لیجئے اور آگے کا جو پروسیس ہے اس کو فالو کیجئے۔ تو اس طرح ملت ٹائمز کے ممبر بن جائیں گے اور ممبرشپ مل جانے کے بعد آپ بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بہت سارا بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ تو پلیز اس پر آپ آج ہی عمل کیجئے۔ آپ ممبر بن چکے ہیں تو اپنے دوستوں سے بھی گزارش کیجئے کہ وہ بھی ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیں۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا Paytm پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔